हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें हम एक आवेश को v वेग से उसमें प्रवेश करा दें। पिछले वाले आर्टिकल में आवेश को मैंने क्या रखा था, उसमें स्वतंत्र, उस पर कोई भी वेलोसिटी नहीं दिया गया था, कोई फोर्स नहीं लगाया गया था, बस उसमें केवल रख दिया गया था। अब इस आर्टिकल में एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत क्या करेंगे, हम इसको एक वेलोसिटी देंगे और ये चलेगा इसके अंदर, इसका पथ कैसा होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्लेट, हमारे पास है, दो प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दो प्लेट है। इस पर जो है प्लस चार्ज है और इस पर जो है माइनस चार्ज है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर होगी, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर से नीचे की ओर होगी, ऐसे वैद्युत क्षेत्र ऐसे ई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ऊपर से नीचे की ओर वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक हम चार्ज ले रहे हैं, क्यू चार्ज हमारे पास क्यू है और इसका द्रव्यमान है m, और v वेग से, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर से कहां है, नीचे की ओर है, और इस वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है ऊपर से नीचे, इसके लंबवत, इस पर हम v वेग से इसको इसके अंदर जो है प्रक्षेपित कर रहे हैं, इसे v वेग से। तो ये इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन यह इधर न जाकर के डायरेक्ट इस पर जब ये जो आवेश है, आवेश जो ही वैद्युत क्षेत्र के अंदर घुसेगा तो ऊपर से नीचे की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा और वो इसको ऐसे लाएगा, इस तरह से लाएगा, ऐसे ऐसे लाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में क्षैतिज दूरी है, इस दूरी को मान लिया जाए एक्स एक्सिस और नीचे वाले को माना जाए वाई एक्सिस। देखिए यह एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर क्यों चल रहा है, एक्स एक्सिस को एक्चुअली में इसको ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक कण ऐसे होके आ रहा है, ऐसे, इसमें दो डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस में भी और एक वाई एक्सिस में भी, यानी एक्स दूरी चल रहा है एक्स एक्स के डायरेक्शन में और वाई दूरी चल रहा है वाई एक्स के डायरेक्शन में। यह दूरी मान लेते हैं हम एक्स, टाइम टी टाइम में। हमें निकालना है कि यह दूरी कितनी होगी और यह वाई दूरी कितनी होगी और इसका पथ कैसा होगा। तो देख रहे हैं जो इस कण ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 यहाँ पे आ गया, तो इसका पथ कैसा होगा, ये परवलयाकार होगा। और देखते हैं कैसे परवलयाकार होगा, उसका जो है फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं, माना दो प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र E ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर है। Q आवेश तथा स्मॉल द्रव्यमान, Q आवेश तथा स्मॉल द्रव्यमान का कण v वेग से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है। कण वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल टी समय में क्षैतिज दूरी x तथा ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है।
एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश कण पर कोई बल कार्यरत नहीं है। इस जो आवेश जो ही अंदर प्रवेश करेगा कि इस आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा, इस दिशा में कोई बल कार्यरत नहीं है। और जब बल कार्यरत नहीं है, बल लगेगा ही नहीं, तो क्या त्वरण उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा ही नहीं। और जब त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, तो जहां पर त्वरण नहीं उत्पन्न होता है वहां पर फार्मूला क्या काम करता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अत्वरित गति के लिए अत्वरित गति के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। कितना दूरी तय किया है? एक्स। एक्स अक्ष की डायरेक्शन में कितना दूरी तय किया है? एक्स। किस वेग से? v वेग से। कितना टाइम लिया? t। तो यहां से लिख सकते हैं स्मॉल t बराबर एक्स अपॉन v, समीकरण नंबर 1। कण पर y अक्ष के अनुदिश बल कार्य करता है। y अक्ष के अनुदिश इधर बल कार्य करता है। और कितना बल होता है? वह F बराबर Q इंटू E। इस पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू E। ऊपर से नीचे की ओर लगेगा F बराबर Q इंटू E। अब जब फोर्स लगता है तो न्यूटन के नियम से क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। अतः कण में उत्पन्न त्वरण ए हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma। या A बराबर हमें त्वरण निकालना हो तो यहां से A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर F बाई m। और F की वैल्यू कितनी है? Q E बाई m। ये त्वरण निकल गया। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है यह दूरी कितनी है, y दूरी या विस्थापन हमें ज्ञात करना है। तो स्टार्टिंग जब कण ये चलना शुरू किया होगा तो उस समय ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कितना होगा? ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। तो लिखेंगे गति के समीकरण से, गति के समीकरण से ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए y बराबर, फार्मूला पढ़े होंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े होंगे। s के जगह पर क्या है? y। u प्रारंभिक वेग है तो लिख देंगे ऐसे ui t प्लस हाफ at स्क्वायर। ui यानी y अक्ष के दिशा में प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग जो है वो x अक्ष के डायरेक्शन में लंबवत, ऐसे लंबवत प्रक्षेपित किया गया है। ऐसे इस दिशा में वेग क्या है? 0 है। तब यह हो जाएगा y बराबर 0 इंटू टी प्लस हाफ, ये का मान अभी निकाला गया है Q E बाई m इंटू टी स्क्वायर। स्मॉल टी समीकरण नंबर 1 से स्मॉल टी बराबर क्या था? एक्स अपान भी, टी स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, तो हो जाएगा y बराबर 1/2 Q E बाई m भी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर।
हाफ क्यू ई बाई एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये परवलय का समीकरण है, ये कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, आवेश कांस्टेंट होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट होगी, द्रव्यमान कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन x का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ज्यो ज्यो x का मान बढ़ेगा y का मान भी ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे चलेंगे इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पर y वेरिएबल है, y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो लिख सकते हैं y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये c क्या है, ये कांस्टेंट है। तो ये कैसा समीकरण है, परवलय का समीकरण है, इसे कहते हैं परवलय का समीकरण। यह परवलय का समीकरण है। अतः इसको नोट कर लेना है, अतः कोई आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयकार होता है। परवलयकार होता है। परवलयकार का सिंबल देखिए, ऐसे ये आकार है तो ये परवलय का आकार है, ऐसे या ऐसे भी बना सकते हैं, भी परवलयकार है, ये भी परवलयकार है, यह भी परवलयकार है, यह भी परवलयकार है। तो इस तरह का देखिए शेप ही बन रहा है, ऐसे ये परवलयकार होता है। कभी कभी बच्चे एग्जाम में अलग तरीके का इसको पढ़ देते हैं, परवल के आकार का होता है, तो ऐसा आप गलती नहीं करेंगे। परवलयकार अलग चीज है, परवलयकार। आप मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट है तो आपको बताया जाएगा कि परवलय क्या होता है। बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट है तो याद रखिए इसका आकार कैसा होता है, परवलय के आकार का होता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। जैसे ये हमारा मान लीजिए एक आवेश है ये, और हम चाहते हैं इसको हवा में अटका रहे, संतुलन में रहे, नीचे ना आए। तो ये नीचे कब नहीं आएगा, एक धागे से बांध करके ऊपर कहीं पर बांध दिया जाए तो नीचे लगने वाला बल और ऊपर लगने वाला बल बराबर होगा। तो ये किस अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक ऐसे ही कैसे संतुलन की अवस्था में होगा, देखिए हमारे पास दो प्लेट है, पहले समझिए आप, ऐसे दो प्लेट है, ऐसे दो प्लेट, यहां पर माइनस चार्ज है और यहां पर प्लस चार्ज है, और बीच में एक आवेश है Q, और इसका द्रव्यमान है तो इसका भार कहां काम करेगा, नीचे mg। ये चाहेगा इसको नीचे लाना, लेकिन इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी उत्पन्न होगी, ऐसे प्लस से कहा माइनस की ओर। तो इस दिशा में इस पर एक फोर्स लगेगा Q इंटू E, दो बल लग रहे हैं। एक बल क्या लग रहा है mg, नीचे की ओर, एक फोर्स वैद्युत बल लग रहा है कहाँ, ऊपर की ओर। तो यहाँ आवेश क्या होगा, दोनों जब बल बराबर होंगे तो किस अवस्था में होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। अगर ये प्लस चार्ज होगा तब प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है। अगर ये माइनस हो तब उसको भी देखिए, एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है, यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, और यहाँ पर एक माइनस Q आवेश रखा गया है। तो इसका भार तो हमेशा कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। तो Q चार्ज है, इस पर वैद्युत बल कहाँ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत,
यहाँ पर लगेगा नीचे mg, ऊपर लगेगा q इंटू ई, ऊपर लगेगा। या तो प्लस चार्ज हो और चाहे माइनस चार्ज हो, दोनों को हम चाहें तो दो प्लेटों के बीच में हम बिल्कुल स्पेस में संतुलन की अवस्था में रख सकते हैं। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे ध्यान दीजिए। फिगर को भी बना लीजिए, दोनों फिगर को, और लिख भी लीजिए ऐसे। माना दो विपरीत आवेशित प्लेट, ये दोनों प्लेट हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच विभवांतर भी लगाने पर, बीच में विभवांतर भी लगाने पर उनके बीच वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों के बीच में स्मॉल एम द्रव्यमान क्यू आवेश संतुलन की स्थिति में होगा यदि आवेश का भार या उसको ऊपर दे रहे हैं, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण आवेशित कण का भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा। कण पर कार्यरत वैद्युत बल F बराबर QE ऊपर की ओर कार्य करेगा। संतुलन की अवस्था में mg बराबर QE, ये वेरिएशन याद होना चाहिए। अब आवेश कैसा होता है, उसको आवेश को एक पॉइंट मानते हैं, गोला मानते हैं, मान लेते हैं आवेशित कण की त्रिज्या स्मॉल r, आवेशित कण की त्रिज्या, कभी कभी त्रिज्या दिया जाता है, त्रिज्या स्मॉल r तथा घनत्व रो हो तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, घनत्व रो है, आयतन त्रिज्या जब r दिया है तो गोले के आकार का होता है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। इस m की जगह पर 4/3 पाई r क्यूब रो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसलिए m की जगह पर क्या लिख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई r क्यू इंटू जी बराबर q इंटू ई। तो यहां से आवेश की वैल्यू अगर निकालनी हो q बराबर, पूछा गया कि आवेश इस पर कितना आवेश होगा, तो आवेश निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये इसमें e का भाग दे देंगे तो कितना आ गया, ये 4/3 पाई r क्यू रो जी अपान ई, इतना हो जाएगा। ये सब कुछ दिया रहेगा, आवेशित कण की त्रिज्या, आवेश का घनत्व,
जी का मान जानते हैं, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं देता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी देता है और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर दे देता है। तो याद करिए, आपको बताया गया है दो प्लेटों के लिए ई बराबर होता है V बाई डी, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी और उनके बीच की दूरी d है, तो E बराबर होता है V बाई डी। तो E के जगह पर V बाई डी कर देंगे, D कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो Q बराबर 4/3 पाई आर क्यू रो जी इंटू डी अपान भी, ये भी फार्मूला रहना चाहिए। न्यूमेरिकल, सभी न्यूमेरिकल इसी पे लगेंगे, याद कर लो, नोट कर लेंगे इसको और हर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देखिए इस आर्टिकल पे, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो कि जल की एक बूंद को, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वायु में स्थिर लटका सके। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जल का घनत्व रो बराबर 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे दिया क्या क्या है, तो लिखेंगे पहले दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, पहले क्वेश्चन मार्क, जो कि जल की एक बूंद जिसकी त्रिज्या, जल के बूंद की त्रिज्या है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 10⁻⁻7 मीटर, एक सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर, -2 -5 मिलकर के -7। इस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश है, वायु में स्थिर लटका सके, और G बराबर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जल का घनत्व है 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब संतुलन की अवस्था के लिए क्या होता है, वैद्युत बल बराबर बूंद का भार। वैद्युत बल कहाँ लगता है, ऊपर की ओर। अगर ये हमारे पास जल की बूंद है, जल की बूंद, तो नीचे की तरफ क्या लगता है, बूंद का भार होगा mg, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, वैद्युत बल F। तो लिखेंगे संतुलन की स्थिति में वैद्युत बल बराबर बूंद का भार। वैद्युत बल क्या होता है, Q इंटू ई, और भार कितना होता है, M इंटू जी। QE बराबर द्रव्यमान नहीं दिया है लेकिन घनत्व दिया है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व, और बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी। हमें E की वैल्यू निकालनी है, तो E बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी अपान क्यू का इधर भाग दे देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से सब उठा करके वैल्यू, तो कितना हो गया देखिए 4 इंटू पाई का मान 3.14, रेडियस है 10⁻⁻7 का हो जाएगा क्यू, और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो लिख देंगे यहाँ पर 10 अपान 3 इंटू क्यू की वैल्यू है, क्यू बराबर ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हल कर देंगे, हल करने पर आएगा ये बराबर, हल करिएगा 262 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। दोनों में से कोई एक जो है आप मात्रक लिख सकते हैं। इस तरह से इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।